चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चाल या फिर वेग, स्पीड या फिर वेलोसिटी। इसके सवाल को कंप्लीट करते हैं। जो भी आपका पूछा गया है एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेईई या फिर रेलवे के द्वारा या आरआरबी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे भी पूछे गए हैं वो सारे इसमें कंप्लीट करते हैं। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही हो तो निम्न में से क्या परिवर्तन होगा या फिर निम्न में से कौन सा सही उत्तर होगा। थोड़ा सा समझने के बाद आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही हो तो कहा जाता है कि वो गतिशील है, मतलब उसमें गति हो रही है। तो बी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आप समझने की कोशिश करो तो समझाता हूँ, समझने की कोशिश थोड़ा करना। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जा सकता है कि वह वस्तु गतिशील है। उदाहरण के लिए, यदि हम नाव पर बैठकर किसी नदी को पार कर रहे हैं तो हम नाव के सापेक्ष विरामावस्था में हैं, क्योंकि नाव के सापेक्ष समय के साथ साथ हमारी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु जब हम नदी के किनारे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम गति की अवस्था में हैं, क्योंकि नदी के किनारे सापेक्ष के समय और समय के साथ हमारी स्थिति जो है बदलती रहती है। इसको आप समझ गए। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपका पूछा गया है, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मैं वो सवाल स्किप कर रहा हूँ जो लंबे हैं या फिर जो अभी अपने इस ब्रश से काम नहीं कर पाएंगे, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। वो मैं आपको अपने रफ में या फिर अपने नोट्स में आपको समझा करके बताऊँगा, क्योंकि गाइस मेरा मकसद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे पास भाई देखो इतनी व्यवस्था नहीं है, ना तो गाइस हमारे पास प्रोजेक्टर है और ना ही हमारे पास लैपटॉप है। मैं अपने इस मोबाइल से ही आपकी वीडियो, आपकी क्लास लेता हूं। तो मेरे भाई जो भी हमारे पास साधन है उसकी तरफ से मैं आपके लिए मदद करता हूं। बाकी जो आपके लंबे चौड़े सवाल हैं वो भाई मोबाइल में सॉल्व नहीं किए जा सकते, तो मैं रफ में सॉल्व करूँगा, कैमरे की तरफ से वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद में आपको दिखाऊँगा। ओके भाई, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ और जो छोटे मोटे सवाल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात करें। अब ये आप सवाल चाहे मैथ का मान लो या फिर आप मान लो साइंस का, सवाल एक ही है। आप जानते हैं कि जो गति बराबर होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मेरे प्यारे भाई डिस्टेंस कितना है, 288 बट्टा लगाओगे, यहाँ पे जो टाइम है आपका वो है 60 सेकंड या फिर 1 मिनट, तो आप 60 सेकंड ही लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब दूरी दी गई वो मीटर में दी गई है। अब आप इसको काटिए, अगर आप इसको काटोगे तो ये गाइस जाएगा, जो कटेगा वो 4.8 बार कटेगा। तो आप यहाँ पे राइट आंसर क्या लगाओगे, ए आंसर। आप काटेंगे वैसे भी अगर आप देखो तो मेरे प्यारे भाई 6 दाम 60 और 6 चौके 24, 60 6 48, 4.8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो दूरी बराबर होता है वो क्या होता है, चाल गुणे समय मेरे प्यारे भाई, और जो गति बराबर होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय। बात एक ही है, बस केवल आगे पीछे करके बनाया जाता है। तो गति बराबर यानी स्पीड बराबर ही पूछा गया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड मुझसे पूछा गया, डिस्टेंस में दिया गया 288, टाइम मुझे दिया गया 60 सेकंड। इसको कट करेंगे 6 दाम 60, 6 चौके 24, 4 बज गया 6 48। जब इसको 10 से आप भाग दोगे तो ये गाइस एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 4.8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है, तो किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। मान लिया कि ये कोई एक पुल है, इसमें किरण तैर रही है, वो एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहाँ से वापस। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक छोर ए है और दूसरा छोर बी है, किरण ए से बी पर जाती है और फिर बी से ए पर आती है,
उसे सीधे पथ पर तैरकर वो 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब एक बार वो ए से बी पर जाती है और फिर बी से वो ए पर आती है। मतलब जहाँ से उन्होंने अपनी दूरी शुरू की, फिर उन्होंने वहीं पे आकर के अपनी दूरी समाप्त की। ठीक है, तो उसका किरण का औसत वेग क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, आप जानते हो कि अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होगा। मतलब अगर दूरी शून्य है तो डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा। तो अगर दूरी शून्य, अगर विस्थापन शून्य, तो भाई वेग भी शून्य ही होगा, जो वेलोसिटी है वो शून्य होगी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा शून्य, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। देखो, किसी भी वस्तु का त्वरण यानी कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो उसके वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो किसी भी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुए परिवर्तन होते हैं। तो ए आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं, और वेग जो है आपका एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। जबकि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है, और त्वरण भी आपका एक सदिश राशि ही है। त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि त्वरण बराबर जो होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, अगला सवाल देखिए, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? अब समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा उसे वेग कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसे वेग कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाएगा? समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वेग समय ग्राफ। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा वेग समय ग्राफ। ठीक है, अगला सवाल देखिए, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दिए गए समय के अंतराल के दौरान। राइट हो जाएगा आपका डी आंसर। अब थोड़ा समझो। देखिए, चाल क्या होता है? जब कोई वस्तु एकांक समय में अंतराल में जितनी दूरी तय करे उसे उसकी वस्तु की चाल कहते हैं। फिर से समझो, कोई वस्तु एकांक समय में मतलब 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करे उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी जो गाइस वेलोसिटी बराबर होता है या वेग बराबर होता है वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेग क्या होता है? कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेलोसिटी या वेग कहते हैं। मतलब अगर आप इसका वेग निकालेंगे तो v बराबर निकलेगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय अंतराल निकलेगा। डेल्टा आगे लगता है इसमें। अतः चाल और वेग की परिभाषा से स्पष्ट है कि औसत चाल और औसत वेग दिए गए समय के अंतराल के दौरान उस वस्तु की गति को दर्शाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, जो औसत चाल है और औसत वेग है ये केवल और केवल उसकी गति यानी उसकी जो स्पीड है उसी को दर्शाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति जो है ये किसका एक उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक असमान गति का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक असमान गति का उदाहरण है। देखिए, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती हुई बस असमान गति का उदाहरण है। असमान गति में वेग समय के साथ साथ परिवर्तित होता है और इसका मान विभिन्न समय बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इसको भी आप समझने की कोशिश करना। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? तो आप जानते ही हैं भाई कि स्पीड यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लो, इतना इजी सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में त्वरण कैसा होगा? अब इसका आंसर अब बताइए। देखिए, तात्कालिक वेग और औसत वेग ये कब बराबर होंगे? इसका आंसर हो जाएगा जब वस्तु में शून्य त्वरण हो, मतलब इसमें एक्सेलरेशन हो ही ना,
तब उसका तात्कालिक वेग और उसका औसत वेग ये दोनों बराबर होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो जब उसमें शून्य त्वरण होगा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर, फिर से समझो, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। देखो, विस्थापन के परिवर्तन की दर को ही वेग कहा जाता है और इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और जो इसकी विमा है वो होती है L(T)⁻²। अब विमा कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, विस्थापन बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है आपका। मेरे प्यारे भाई, जो दूरी होती है इसे आप किस में मापते हैं? लंबाई जो है उसे आप किस में मापते हैं? मीटर में ना। तो वो आपका हो जाता है लेंथ यानी L, और टाइम यानी कि आप समय को किस में मापते हैं? समय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइम कहा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? T। तो ये हो जाएगा आपका T। तो लंबाई यानी L और टाइम यानी T, तो L/T यहाँ पे हो जाएगा। और जब ये T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L और T⁻⁻1, ये हो जाएगा। तो ये आपका बीमा निकल गया, ठीक है। और जो आपका वेग है यह एक सदिश राशि है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सवाल फिर वही है, बस लैंग्वेज चेंज की गई और अलग एग्जाम में पूछा गया। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, और ये सवाल पूछा गया था आपका RRB LP और टेक्नीशियन की परीक्षा में। तो यहाँ पे डी आंसर वेग आपका करेक्ट। अगला सवाल देखिए, फिर वही है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग। अगला देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति कहा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, इसे असमान गति कहा जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसे वेग कहा जाता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, इसे वेग कहा जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करती है? इसमें से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेग। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? फिर से देखिए, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, इसे वेग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसे वेग कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो वही आपका वी आंसर वेग। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, जो अगली टॉपिक है आपका वो है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। ये जो आपका टॉपिक है ये अगली है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें पहला सवाल कह रहा है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सबसे अधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी, या फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो कोण कौन सा है जिसमें जो वस्तु है वो सबसे ज़्यादा प्रक्षेपित होती है, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 45 डिग्री से अगर कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो उसकी प्रक्षेप्य गति जो होगी ये सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखना कि 45 डिग्री राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये है कि किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या फिर पथ जो है ये कैसा होता है? तो किसी भी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या फिर पथ जो है ये होता है उसका परवलयाकार। तो वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा परवलयाकार। देख लीजिए, समझ लीजिए, प्रक्षेप्य गति का वह रूप है जिसके द्वारा किसी कण या वस्तु को पृथ्वी की सतह के निकट क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप के पथ को प्रक्षेप वक्र कहा जाता है और प्रक्षेप पथ जो है परवलयाकार होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है आपका ये है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। इसके सवालों को कंप्लीट करते हैं, बहुत ईजी है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सी आंसर। जो भी इजी सवाल है उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है मेरे भाई। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, या फिर वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय, तो उसे त्वरण कहा जाता है। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे
अगला देखिए, ये सवाल जो है आपका, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड है। सवाल देखिए, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर दो दिया गया है वेग, यानी वेग अगर दो दिया गया है, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन बराबर अंतिम वेग यानी कि लास्ट v माइनस जो प्रारंभिक वेग है उसे u से डिनोट किया जाता है और बटे t यानी टाइम। ये आपका होता है फॉर्मूला। तो अगर इसमें दो वेग दिया जाएगा तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे लगने वाला समय और उसके बाद आपका त्वरण जो है निकल आएगा। तो यहाँ पे जो अंतिम वेग है आपका वो कितना है, अंतिम वेग 5 से बढ़कर कितना हुआ 10 हुआ, तो यहाँ पे 10 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 5 और बट्टे में लगाओगे आप तो ये आपका टाइम जो है 5। तो 10 में से 5 जाएंगे बटेगा 5 और नीचे हो जाएगा 5, 5 से 5 काटोगे आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग स्क्वायर, यानी कि डी आंसर राइट हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये ALP में पूछा गया। अगला सवाल देखिए, अगला है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नकारात्मक त्वरण जो है किसकी दिशा के विपरीत होगा, वेग। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वेग के विपरीत होता है। तो ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ लो थोड़ा सा। देखिए, नकारात्मक जो त्वरण होता है या जो गाइज नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसे जो कहा जाता है वो मंदन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो ऋणात्मक त्वरण होता है या नेगेटिव त्वरण होता है इसे मंदन कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, नकारात्मक त्वरण जो है ये वेग के विपरीत होता है। किसी भी वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन होने की स्थिति में त्वरण जो है ये एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक, और अगर घटता है तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक त्वरण जो है इसे मंदन भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो पॉइंट्स है आपका, ऋणात्मक त्वरण इसे मंदन भी कहा जाता है, ये जो पॉइंट्स है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सवाल कह रहा है, NTPC में पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। एक समान तल पर सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी आंसर होगा। वेग जो है निरंतर बदल रहा है, तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरे भाई एक बच्चे ने कमेंट्स किया है कि सर आप फिजिक्स ही पढ़ाओगे क्या, केमिस्ट्री और बायो नहीं पढ़ाओगे। मेरे भाई, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, बायो भी पढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आपके सिलेबस में दिया गया है या फिर जिस तरीके से मेरे इस बुक में दिया गया है उसी लेवल को मैं लेकर चल रहा हूँ। जिस तरीके से सिलेबस दिए गए हैं, जिस तरीके से आपके बुक में दिए गए हैं, उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पहले फिजिक्स के सवाल दिए गए हैं भाई, तो पहले फिजिक्स को कंप्लीट करवा रहा हूँ, फिर आपका जो भी होगा केमिस्ट्री बायो जो भी होगा देखा जाएगा, उसको फिर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है। मैंने पहले भी बता रहा है भाई कि आपको अपनी साइंस को लेकर के चिंता नहीं करना है, पूरी जिम्मेदारी हमारी आप है ना, तो उसकी चिंता आपको नहीं करना है। तो अगला देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि उसमें जो गति है वो एक समान है। मेरे प्यारे भाई, जो त्वरण है इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन अंग्रेजी में कहते हैं। और आप जानते हो कि अगर आप बाइक चला रहे हो या कोई गाड़ी चला रहे हो तो कहते हो भाई एक्सेलरेटर, क्या कहते हो, एक्सीलेटर बड़ा नहीं भाई, कहते हो यार एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। तो एक्सीलेटर जो बोल रहे हो ना, एक्सीलेटर क्यों बोलते हो, ये आप एक्सेलरेशन से ही एक्सीलेटर बोल रहे हो। एक्सीलेटर का मतलब होता है कि जितना खींचोगे उतना भागेगी, मतलब जितना आप त्वरण बढ़ाओगे उतनी आपकी गति होगी। तो त्वरण भाई सामान्य या फिर त्वरण शून्य कब होगा, जब कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आप एक समान चाल से चल रहे हैं, आप अपनी बाइक 30 पे चला रहे हैं तो आप उसमें कोई भी त्वरण नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपने 30 से 31 किया तो उसमें त्वरण हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका जो एक्सीलरेशन है ये शून्य होगा। ओके, अगला देख लीजिए, ये सवाल आपका दिया गया है
सवाल कह रहा है कि एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना करें। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सवाल आपका थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम ये लेगा कि इसमें पहली बात तो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको पहले आप किलोमीटर को मीटर में बदलो। पहली बात तो गाइस आप ये बताइए कि अंतिम वेग इसमें क्या है, तो ये आपका अंतिम वेग है 36 किलोमीटर और ये आपका प्रारंभिक वेग है 18 किलोमीटर। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग निकालिए, यानी v माइनस यू करेंगे तो 36 में से 18 निकलेगा, तो क्या आएगा आपका 18। तो ये आपका वेग निकला है। अब इसको गाइस आप 18 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो अगर आप इसको किलोमीटर को मीटर में बदलते हो तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से भाग किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। ओके, और इसके अलावा टाइम मुझे दिया गया है 5। तो मेरे प्यारे भाई जो वेग है आपका वो 5 है और टाइम भी आपका 5 है। 5 से 5 कट जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 1 मीटर सेकंड के पावर -2। वी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना इजी सवाल था, बस केवल और केवल थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसको मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कम समझा पाया हूँ, फिर से समझ लीजिए। कोई देखिए, एक ये आपका जो है ये 18 से 36 हुआ है, कोई कार है, पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी, बाद में वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने लगी। त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग यानी 36 कब हुआ, 18 से जब बढ़ा, तो 36 में से अगर आप 18 घटाओगे तो ये बचेगा 18। ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है और मुझे टाइम जो है सेकंड में दिया गया है, तो इसी के बराबर लेना है। तो इस 18 किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो ये 18 मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा होता है। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 मीटर और प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे आपका टाइम 5 सेकंड दिया गया है। त्वरण जो होता है आपका ये होता है दूरी बटे समय। तो मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पे टाइम है वो है 5 और समय जो है आपका 5 से 5 कटेगा, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वी आंसर, 1 मीटर प्रति सेकंड। ओके, चलिए अगला सवाल है कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? शून्य त्वरण का अर्थ ये है कि जब वेग में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब वेग अगर स्थिर है या फिर कहा जाए वेग में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तब उसे आप कहेंगे शून्य त्वरण। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। अगर वस्तु का वेग स्थिर है तो शून्य त्वरण होगा। ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। धनात्मक त्वरण का मतलब क्या है? धनात्मक त्वरण का मतलब क्या है? धनात्मक त्वरण का मतलब ये है कि उसमें जो वेग है वो बढ़ रहा है। किसी भी वस्तु का अगर वेग बढ़ रहा है तो उसे आप कहेंगे कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी धनात्मक त्वरण है। तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर। अगला देखिए, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर त्वरण में भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब त्वरण भी शून्य होगा। तो अगर एक समान वेग से चलती किसी भी वस्तु का त्वरण कितना होगा, ये आपका हो जाएगा शून्य। तो डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा शून्य। ठीक है, देखिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण या फिर एक्सेलरेशन कहते हैं। चूँकि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः वस्तु का त्वरण भी शून्य होगा। त्वरण की विमा क्या होती है? अब देखिए त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो अगर आप इसकी विमा निकालोगे तो ये ए आंसर बैठेगा, एल के पावर m 0 होगा और टी के पावर -2 होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको सवाल दिया गया है। सवाल कह क्या रहा है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण क्या है? बहुत ईजी है, वेग कितना दिया गया है 20 और जो आपका टाइम दिया गया है वो 10 से आप भाग देंगे, ये आ जाएगा 2। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी बी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 मीटर सेकंड के पावर -2 या फिर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो 600 क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं भाई। अगला सवाल है कि मंदता का अर्थ क्या है। भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मंदता का मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक त्वरण। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, अब इसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का या की होगा।
राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वी आंसर, एक समान त्वरण। किसी भी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय की अगर समानुपाती है तो उसका एक समान त्वरण होगा। वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। त्वरण जो है ये एक समान होगा। बल बटे द्रव्यमान क्या होता है? बल बटे द्रव्यमान क्या होता है? देखिए बल बटे द्रव्यमान जो है आपका ये त्वरण ही होगा, तो वी आंसर राइट आंसर। अब ये कैसे होगा ये देख लो। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एसआई मात्रक इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और एक सदिश राशि है। त्वरण जो होता है आपका ये होता है वेग परिवर्तन बटे समय, और बल जो होता है आपका फोर्स होता है ये होता है द्रव्यमान और गुणे त्वरण। अब इसमें अगर आप त्वरण का फॉर्मूला निकालोगे तो ये क्या निकलेगा? बल बटे द्रव्यमान। समझ में आ गया ना? F बराबर ए में कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया? F बराबर ए में मैंने कितनी बार पढ़ाया? तो यहाँ से ए का मान निकालना है तो आप क्या कहोगे? ये जो अगर आप यहाँ से ए का मान निकालोगे तो ये गुणा में इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये बटे में हो जाएगा, तो ये बल और नीचे बटे यानी द्रव्यमान, तो बल बटे द्रव्यमान। इतना ईजी सवाल था। अब ये सवाल अब देखो 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? सवाल फिर वही है मेरे भाई। अगर इजी तरीके से कहा जाए तो अब इसको आप सॉल्व ना करें तो भी आप ऑप्शन को पहले देखिए। ऑप्शन में मान 0.7 सभी में दिया गया है। बस अंतर ये है कि इसमें जो पीछे वाला मात्रक है वो अलग दिया गया है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर सेकंड स्क्वायर है, मीटर सेकंड है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बी आंसर ही राइट आंसर होगा। तो 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाए। अगला देखिए, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग कैसा होगा? त्वरण अगर ऋणात्मक है तो किसी भी पिंड का वेग कैसा होगा? तो ये वेग जो है घटेगा। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, वेग घटेगा। अगला देखिए, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, तो सी आंसर त्वरण। त्वरण जो है ये एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। अब ये सवाल देखिए, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट की जाती है, तो कार का त्वरण क्या है? फिर वही सवाल है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगला देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया है। सवाल है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है। मुक्त रूप से गिर रही किसी भी वस्तु की गति का उदाहरण मतलब वो समान त्वरित हो रही है, तो सी आंसर है। समझिए, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, मतलब एक समान गति की स्थिति में त्वरण शून्य होगा, और अगर असमान गति की स्थिति में तो समय के साथ वेग में परिवर्तन, तो मतलब इसके त्वरण में भी परिवर्तन होगा। ठीक है। अगला देखिए, ये सवाल आपको दिया गया है। सवाल कह रहा है कि एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल। देखिए, एक अचल स्थिति से मतलब उसकी प्रारंभिक जो स्थिति है वो अचल है, मतलब वो शून्य से चलना स्टार्ट की है और फिर उसकी गति 60 मीटर पर सेकंड हो गई है। समय कितना है? 30 सेकंड। तो अंतिम वेग कितना है? 60 है, यहाँ पे हो जाएगा 60। प्रारंभिक वेग जो है आपका अचल है, अचल का मतलब होता है शून्य, तो 60 माइनस शून्य, और समय आपको दिया गया 30 सेकंड, यहाँ से हो जाएगा 30। 60 को अगर आप 30 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो यहाँ से ये आपका पॉइंट का मतलब ख़त्म, 2 बार जाएगा। अब त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से प्रति जो है ये अगर हटेगा तो मेरे भाई ये जो सेकंड है इस पे आपका माइनस लगेगा, तो यहाँ से मीटर सेकंड इनवर्स, यानी वी आंसर राइट आंसर आपका। अगला देखो, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान जो है ये उसका त्वरण कहलाता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु की घटती हुई चाल, वी आंसर हो जाएगा। मतलब उसका अगर त्वरण ऋणात्मक तो उसे मंदता, और मंदता का मतलब होता है चाल घट रही है, यानी वी आंसर राइट आंसर। अगली जो टॉपिक है आपकी वो है रेखीय गति के समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। इसके सवालों को देखते हैं। देखिए, इसमें जो भी आपके मतलब न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसको मैं स्किप करूंगा, क्योंकि वो आपका इसमें मोबाइल में सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए गाइस मैं रफर कॉपी का इस्तेमाल करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। देखिए, आप जानते हैं कि रेखीय गति के कुल 3 समीकरण हैं।
ठीक है। अब इसमें जो वेग और समय के संबंध को दर्शाता है वो है सी आंसर, v बराबर u धन ए टी। अब देखिए यहाँ से आप समझिए थोड़ा सा, गति का जो प्रथम समीकरण है वो क्या है, b बराबर u प्लस ए टी, ये आपका है वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। गति का जो दूसरा समीकरण है वो है s यानी स्थिति बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है आपका दूसरा समीकरण। ये स्थिति और समय के बीच को दर्शाता है, स्थिति और समय के बीच को दर्शाता है, और ये आपका वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। और देखिए गति का तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर धन 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है, और ये जो है आपका ये वेग और स्थिति या फिर स्थिति और वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो आपका मतलब एक्सप्लेनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ख़ासकर तो ये जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, खासकर ये जो आपको दिए गए हैं समीकरण, इसको आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये वाला समीकरण, ये तीनों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रटे होने चाहिए। मैं इसको पहले हाईलाइट कर दूं फिर बताता हूँ। ये जो तीनों समीकरण हैं ये आपको रटे होने चाहिए, इसको ध्यान रखना भाई। अगला सवाल देखिए, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। तो सवाल वही है, गति का दूसरा समीकरण जो है स्थिति और समय के बीच, क्योंकि गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी स्क्वायर होता है, तो ये स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, और जो दूसरा समीकरण जो तीसरा समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर धन 2as। अगला देख लीजिए, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच के संबंध को दर्शाया गया है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि गति का दूसरा समीकरण जो है ये स्थिति और समय को दर्शाता है या फिर स्थान और समय को दर्शाता है, तो वी आंसर राइट हो जाएगा, स्थान और समय। गति का दूसरा समीकरण स्थान और समय को दर्शाता है, सब वही सवाल है भाई, क्या कहा जाए। हाँ अगला देखो, गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी व विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका लगेगा वो गति का दूसरा समीकरण लगेगा, s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी स्क्वायर, ये लगेगा। अब ये क्यों लगेगा, क्योंकि गाइस यहाँ से मुझे दूरी और विस्थापन दोनों, दूरी या फिर विस्थापन बताना है, तो दूरी और विस्थापन के लिए मेरे को केवल और केवल यही एक फॉर्मूला दिया गया है, तो ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, गति के समीकरणों के संबंध में कौन सा गलत है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो तो पहला ही गलत दिया गया है, क्योंकि अगर आप इसको निकालोगे तो निकलता क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर धन 2as, ये आपका होता है समीकरण। अब यहाँ से मुझे 2as बराबर निकालना है, तो 2as बराबर अगर आप निकालोगे तो ये जो बनेगा वो बनेगा v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ये माइनस का यू स्क्वायर होना चाहिए, प्लस का नहीं होना चाहिए था, तो पहला ही गलत दिया गया था। बाकी 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ये सही है। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये भी सही है, और v बराबर u प्लस ए टी, ये भी सही है। तो ए आंसर आपका जो है ये गलत दिया गया था, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये सवाल आपको दिया गया है, इसका आंसर जो है ये अभी नहीं बताऊंगा, ये अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति और वेग के संबंध को दर्शाता है। स्थिति और वेग के संबंध को कौन सा दर्शाएगा, तो बी आंसर ही राइट होगा, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर यू स्क्वायर बराबर 2as प्लस वी स्क्वायर, है ना, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से आप देखिए अगला सवाल देखिए, सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती हैं। सरल रेखीय गति में वस्तुएं कैसे चलती हैं, तो सरल रेखीय गति में वस्तुएं सदैव सीधी रेखा में ही चलेंगी, तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल दिया गया, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। हाँ अगला जो टॉपिक है आपका वो है फ्रिक्शन या फिर घर्षण, ये जो है आपका 14वां टॉपिक है। अब इसके सवालों को अब हम कंप्लीट करेंगे, फ्रिक्शन या घर्षण। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। बाकी हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट्स में बताइए मेरे भाई। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करते ही हैं, ये मुझे विश्वास है। तो अगर आपने गाइस अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली टॉपिक जो है आपका वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन।